रूपा का जादुई पैसों का लहंगा। एक गांव में सुशीला अपने पति रमेश और अपनी 5 साल की बेटी रूपा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। रूपा का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन वो फिर भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। और रूपा की माँ सुशीला 8 महीने की गर्भवती थी और उसके पति रमेश अपना घर चलाने के लिए लकड़हारे का काम किया करते थे। लेकिन इस काम से भी उनका घर ठीक तरीके से नहीं चल पाता था। और वहीं रमेश का बड़ा भाई सुरेश और उसकी पत्नी मीना भी उसी गांव में रहा करते थे। लेकिन वो लोग रमेश के परिवार से बहुत ज्यादा अमीर थे। उनके पास बहुत पैसा था, क्योंकि रमेश एक व्यापारी था और इसी वजह से उन लोगों को अपने ऊपर बहुत घमंड था। लेकिन उन लोगों के पास एक चीज की कमी थी कि मीना कभी भी सुशीला की तरह माँ नहीं बन सकती थी, और इसी वजह से वो सुशीला से बहुत जला करती थी। देख रहे हैं आप, यहाँ मैं माँ नहीं बन सकती हूँ और वहाँ वो सुशीला दूसरा बच्चा पैदा करने जा रही है। यही तो सोचने वाली बात है मीना, कि अगर इस बार उसको लड़का पैदा हो गया ना, तो मेरा छोटा भाई पूरे गांव में सीना चौड़ा करके घूमेगा और मुझे उसके सामने सर झुका कर चलना पड़ेगा, और मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। और अगर बाई चांस ऐसा हो गया ना, तो मैं उस सुशीला के साथ साथ उसके बेटे को भी जान से मार दूंगी। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पूरे गांव में अपनी इज्जत बनाए रखने का बस एक यही तरीका है। और ऐसी ही वहाँ रूपा बड़ी ही बेसब्री से अपने छोटे भाई के आने का इंतजार कर रही होती है, और वो भी कभी कभी अपने पिता के काम में उनकी मदद कर दिया करती थी। और ऐसे ही देखते देखते 1 महीना बीत जाता है, और एक दिन रमेश बाजार में लकड़ियाँ बेचने गया होता है कि तभी उस दिन घर पर सुशीला को अचानक से पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हे भगवान, ये अचानक से मेरे पेट में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है? कहीं मेरे बच्चे का बाहर आने का समय तो नहीं हो गया है? लेकिन मैं ऐसे में किससे मदद मांगू? रूपा के पिताजी भी घर पर नहीं हैं। माँ, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? आप यहीं रुकिए, मैं पिताजी को अभी बुला कर लाती हूँ। रूपा इतना कहकर जा ही रही होती है कि उतने में वहाँ पर सुरेश और उसकी पत्नी मीना आ जाते हैं, और वो कहते हैं, अरे रूपा बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम यहीं रुको, मैं रमेश को बुला कर लाता हूँ। तब तक मीना, तुम सुशीला को संभालो। इतना कहकर सुरेश मीना को घर पर छोड़कर रमेश को बुलाने बाजार चला गया। अरे भाई रमेश, जल्दी घर चल, तेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। भैया, क्या हुआ मेरी पत्नी को? वो ठीक तो है ना? चलिए जल्दी घर चलिए। और इस तरह रमेश अपनी सारी लकड़ियां वहीं पर छोड़कर भागते हुए अपने घर जाने लगता है, और उसके पीछे पीछे सुरेश भी भागने लगता है। लेकिन बाजार से घर जाने के रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ता है, और इसी बात का फायदा उठाकर सुरेश एक बड़ा पत्थर उठाता है और रमेश के सर पर मार देता है, जिसकी वजह से रमेश अपना वहीं पर दम तोड़ देता है, और सुरेश उसकी लाश उठाकर एक जंगल में बने कुएं में डाल देता है। और ऐसी ही घर पर जब सुशीला जैसे तैसे करके एक बेटे को जन्म देती है, तो ये देखकर मीना का गुस्से से दिमाग घूम गया, और वो मन ही मन कहती है, आखिरकार इसने एक बेटे को जन्म दे ही दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ना तो अब ये रहेगी और ना ही इसका बेटा। लेकिन इससे पहले मुझे इस रूपा की बच्ची को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। अरे रूपा बेटा, तुम क्या बस यहाँ खड़ी खड़ी अपने भाई को देखती रहोगी? उसके लिए दूध लेकर नहीं आओगी? जी, मैं अभी पड़ोस वाले काका से दूध मांग कर लाती हूँ। इतना कहकर रूपा घर से बाहर चली जाती है, और इसी बात का फायदा उठाकर मीना अपनी देवरानी का गला दबाकर उसकी जान ले लेती है, और उसके बेटे के मुंह में जहर डालकर उसे एक जंगल के बीचों बीच छोड़ आती है। लेकिन उसे अपने भाई को घर से ले जाता देख रूपा कहती है, ये ताई जी मेरे भाई को कहाँ लेकर जा रही है, और माँ कहाँ है? इतना कहकर रूपा जब अपने घर के अंदर जाती है, तो वो देखती है कि उसकी माँ मर चुकी थी, और ये देखकर रूपा फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, आंखें खोलिए ना, क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही?
और इस तरह रूपा जोर जोर से रोने लगती है और मीना ये सोचकर रूपा के भाई को जंगल में छोड़ आती है कि शायद उसे कोई जंगली जानवर खा लेगा। और ऐसे ही रमेश और मीना का प्लान सफल हो जाता है। लेकिन रूपा की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद उसी जंगल में एक मनमोहन नाम का शिकारी शिकार करने आता है। लेकिन जब उसकी नजर उस नवजात बच्चे पर पड़ती है तो वो कहता है, अरे इतने घने जंगल में भला इस नवजात बच्चे को कौन छोड़कर चला गया? पता नहीं ये बच्चा जिंदा भी है या नहीं। इतना कहकर मनमोहन जैसे ही उस बच्चे को अपने गोद में उठाता है तो वो देखता है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है। अरे इस बच्चे की सांसें तो चल रही है, इसका मतलब ये बच्चा अभी जिंदा है। इसे मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इतना कहकर मनमोहन उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसका अच्छे से इलाज करवाता है। क्योंकि मनमोहन बहुत ही पैसे वाला था, इसलिए वो बच्चे का अच्छे से इलाज करवाता है, जिसके बाद उस बच्चे की जान बच जाती है और वो मनमोहन को ही अपना पिता मानने लगता है। और उधर बेचारी रूपा अपनी माँ का जैसे तैसे अंतिम संस्कार करके अपने पिता को पूरे गांव में ढूंढने लगती है। लेकिन रमेश उसे कहीं नहीं मिलता, क्योंकि अब रमेश भी इस दुनिया में नहीं था। और इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और रूपा अपना पेट पालने के लिए कम उम्र में ही अपने पिता की तरह बाजार में लकड़ियां बेचना शुरू कर देती है। लेकिन सुरेश और मीना से रूपा की ये खुशी भी नहीं देखी जाती और वो उसे उसके घर से बाहर निकाल देते हैं। अरे ओ रूपा की बच्ची, ये घर मेरा है, तेरे बाप का नहीं, इसलिए निकल जाए इस घर से। नहीं, ये घर मेरा है, मेरे पिताजी ने बड़ी ही मेहनत से इसे बनाया था। अरे अब तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब इस घर का मालिक मैं हूँ, इसलिए चल निकल यहाँ से। इतना कहकर सुरेश बड़ी ही बेरहमी से रूपा को घर से बाहर निकाल देता है और रमेश की सारी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेता है। और बेचारी रूपा जंगल में जाकर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है। मुझे सब पता है माँ और पिताजी कि आप लोगों की जान किसने ली है, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उन दोनों को सजा दिलवा कर रहूंगी। और इस तरह रूपा जंगल में ही रहकर बड़ी होने लगती है और वो अपना पेट पालने के लिए जंगल से ही लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। और इससे ही रूपा अपना थोड़ा बहुत गुजारा कर लिया करती थी। और या फिर वो जंगल से ही फल तोड़कर अपना पेट भर लिया करती थी। और इसी तरह रूपा अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। और वहाँ रूपा का छोटा भाई भी मनमोहन के साथ रहकर बड़ा होने लगता है और मनमोहन उसका नाम विवेक रखता है। और विवेक पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाता है। लेकिन ज्यादा पैसे होने की वजह से उसके अंदर भी थोड़ा सा घमंड आ जाता है और वो अपने घर के नौकरों से बदतमीजी से बात करने लगता है। अरे तुम लोग को मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे उठते ही मेरे कमरे में कॉफी भिजवा दिया करो, लेकिन शायद तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती है। चलो जाओ यहाँ से। और इसी तरह जंगल में रहते रहते रूपा भी अब बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं होते हैं और उसके कपड़े लकड़ियाँ काटते समय जगह जगह से फट जाते हैं। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने लिए कोई नया कपड़ा खरीद सके। काश अगर माँ और पिताजी आज जिंदा होते तो मुझे इस तरह से जीवन नहीं जीना पड़ता और न ही मुझे ये कटे फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते। इतना कहकर रूपा लकड़ियाँ लेकर बाजार में बेचने चली जाती है। लेकिन बाजार में पहुँचते ही गाँव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे वाह वाह, इस रूपा के तो नए डिजाइन के कपड़ों को देखकर मजा ही आ जाता है। पता नहीं कहाँ से लेकर आती है ऐसे नए डिजाइन के कपड़े। अरे इस बेशरम को तो शर्म ही नहीं है, गांव के मर्दों के सामने कैसे फटे हुए कपड़े पहनकर चल रही है। रूपा गांव वालों की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और बिना लकड़ियां बेचे वहां से भागकर वापस जंगल में आ जाती है और उसी कुएं के पास खड़ी होकर वो रोते हुए कहती है, क्यों भगवान, अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग मेरी गरीब परिस्थितियों को देखकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं?
कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। अरे जिन लोगों ने मेरे माता पिता और मेरे छोटे भाई को मुझसे छीन लिया, उन लोगों को कोई क्यों नहीं सजा देता? क्यों हर कोई मुझ पर ही उंगली उठाता है? बचपन से लेकर आज तक लोगों के ताने सुनती आई हूँ, लेकिन अब बस मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए आज मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर रूपा जैसे ही उस कुएं में कूदने जा ही रही होती है कि उतने में ही उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। ऐसा मत कर मेरी बच्ची, अगर तू भी लाचार होकर अपनी जान दे देगी तो हमारे अपराधियों को कौन सजा दिलवाएगा जो इस समय आजाद घूम रहे हैं? पिताजी, मुझे सब पता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं इस दुनिया के ताने को और नहीं सुन सकती हूं। यहाँ हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, कोई मेरी परिस्थिति समझने की कोशिश नहीं करता। और वो लोग तो इतने पैसे वाले हैं, भला मैं उन लोगों का सामना कैसे कर पाऊंगी? मेरे पास तो खुद के खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। तू उसकी चिंता मत कर मेरी बच्ची, उसके लिए मैं तुझे ये जादुई पैसों का लहंगा दे रहा हूँ। ये जादुई पैसों का लहंगा तेरी हर तरीके से मदद करेगा और तुझे तेरे छोटे भाई तक भी पहुँचाएगा। क्या मेरा छोटा भाई, क्या वो अभी जिंदा है? हाँ मेरी बच्ची, तेरा छोटा भाई जिंदा है और उस तक तुझे ये जादुई लहंगा ही ले जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी, आपने ना होकर भी मेरी इतनी मदद की है, मुझे हौसला दिया है। अब देखना मैं आपके कातिलों को कैसे सजा दिलवाती हूँ। इतना कहकर रूपा उस जादुई पैसे के लहंगे को पहनकर उससे कहती है, हे मेरे जादुई पैसों के लहंगे, मुझे मेरे भाई का पता बताओ। रूपा के इतना कहते ही उस लहंगे में से एक रोशनी निकलती है जिसमें रूपा को उसका छोटा भाई दिखाई देता है और ये देखकर रूपा बहुत खुश हो जाती है और वो उस जादुई पैसों के लहंगे की मदद से अपने छोटे भाई के पास पहुंच जाती है और उसे सारी बातें बता देती है। दीदी, मेरी दीदी, आप कहाँ थी? विवेक मेरा भाई, मैंने तुझे कितना याद किया, लेकिन आज तो मुझे मिल ही गया। इतना कहकर रूपा विवेक को गले लगा लेती है और विवेक को भी अपनी बड़ी बहन से मिलकर बहुत अच्छा लगता है और विवेक रूपा के साथ जाकर सुरेश और मीना के खिलाफ केस करता है और उन्हें फांसी की सजा दिलवाता है और अपने माता पिता को इंसाफ दिलवाता है और इस तरह जादुई पैसों के लहंगे की मदद से वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। भूखी गरीब माँ का जादुई फ्रॉक। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में शांति नाम की एक गरीब औरत अपनी 2 बेटियों सोना रिया के साथ रहा करती थी। शांति का परिवार बहुत ही गरीब था, इसलिए वो अपना घर चलाने के लिए लोगों के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी और दिन रात काम करने के बाद भी वो अपने परिवार को सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही खिला पाती थी। लेकिन वो फिर भी अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश रहती थी। ऐसी ही एक दिन जब शांति अपनी मालकिन के यहाँ खाना बना रही होती है तो वहाँ पर थोड़ा सा खाना बच जाता है। उसी समय शांति सोचती है, क्यों ना मैं मालकिन से पूछकर ये खाना पैक करके अपने बच्चों के लिए ले जाऊं, वरना ये लोग तो ये खाना फेंक ही देंगे। इतना कहकर शांति वो बचा हुआ खाना एक थैली में पैक कर लेती है और सारा काम खत्म करके वो अपने घर वापस जाने लगती है। लेकिन उसी समय उसकी मालकिन विमला उसे रोक लेती है और उसे गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, अरे शांति, ये तू थैली में क्या लेकर जा रही है? कहीं कुछ चुरा कर तो नहीं ले जा रही है? जरा दिखा मुझे। नहीं नहीं मालकिन, ये तो मैं वो बचा हुआ खाना अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही थी। अच्छा, मैंने क्या यहाँ तेरे बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोल रखा है जो तू बिना मुझसे पूछे ये खाना लेकर जा रही है? मुझे माफ कर देना मालकिन, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं इसे वापस रख देती हूँ। कहीं तू जानबूझकर तो नहीं ज्यादा खाना बनाती है, ये सोचकर कि तू बचा हुआ खाना अपने बच्चों के लिए ले जाएगी? नहीं मालकिन, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती। वो तो आज साहब ने खाना नहीं खाया था, इसलिए ये खाना बच गया, वरना मैंने तो हिसाब से ही खाना बनाया था। तुझ जैसी नौकरानी की इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? रुक, मैं अभी तुझे काम से निकालती हूँ। आज के बाद तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो मालकिन, पर मुझे काम पर से मत निकालिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। शांति के इतना कहने पर भी विमला उसकी एक नहीं सुनती
और उसे काम पर से निकाल देती है और शांति बेचारी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है और विमला उसे उसके काम के पैसे भी नहीं देती है, जिसकी वजह से शांति को बहुत बुरा लगता है। और ऐसे ही थोड़ी दूर चलने के बाद शांति देखती है कि कुछ लोग डस्टबिन में बहुत सारा खाना फेंक रहे होते हैं और ये सब देखकर शांति सोचती है, हे भगवान, यहाँ हम गरीब लोग ईमानदारी से काम करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं और यहाँ ये लोग हैं जो खाने को इस तरह बर्बाद कर रहे हैं। पता नहीं हम गरीब लोग और इन लोगों में इतना फर्क क्यों है। शांति इतना कहकर अपने घर आ जाती है, जहाँ घर में उसकी बेटियाँ कब से उसका इंतजार कर रही होती है। ये आस लगाई कि उनकी माँ उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आएगी, लेकिन शांति तो खाली हाथी घर आ जाती है। लेकिन जब वो अपनी बेटियों का चेहरा देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसी समय उसकी बड़ी बेटी रिया उससे कहती है, माँ, आज आप हमारे लिए क्या लेकर आई हो? आपको पता है हमें कब से बहुत तेज भूख लगी है। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ कर देना, पर मैं आज तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ला पाई। पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। तुम लोग बस थोड़ा और इंतजार कर लो। इतना कहकर शांति रसोई में चली जाती है, लेकिन उसकी रसोई में सिर्फ 1 मुट्ठी आटा ही होता है और कल की बची कुची कुछ सूखी सब्जियां ही पड़ी होती है। उन्हीं से शांति अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए बना देती है और उन्हें खाने के लिए दे देती है, लेकिन वो खुद भूखी ही रह जाती है क्योंकि उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। इसलिए वो पानी पीकर ही अपनी भूख मिटा लेती है और शाम के खाने का इंतजाम करने के लिए शांति घर से बाहर चली जाती है और वो आसपास सभी दुकानों में काम ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता और दिन भर रोड पर भटकने के बाद वो निराश होकर अपने घर वापस आ रही होती है। उसी समय उसे रास्ते में एक आम का पेड़ दिखाई देता है, जिस पर से शांति कुछ आम तोड़कर अपने घर ले आती है। देखो बच्चों, आज हम शाम को आम खाकर ही सोएंगे, बहुत मजा आएगा ये रसीले आम खाने में। इतना कहकर शांति उन आमों को काटकर अपने बच्चों को खाने के लिए दे देती है और उस दिन उसके बच्चे वो आम खाकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो आम बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थे। सच में माँ, ये आम तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप ये आम कहाँ से लाई हैं? हाँ बेटा, मैं ये आम एक पेड़ से तोड़कर लाई हूँ, इसलिए तो ये इतने स्वादिष्ट हैं। और इस तरह उस दिन शांति के दोनों बच्चे वो आम खाकर ही सो जाते हैं और जब अगले दिन शांति सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हे भगवान, ये मेरे बच्चों को अचानक से क्या हो गया है? कल तक तो ये लोग बिल्कुल ठीक थे। माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और उल्टी जैसा भी लग रहा है। अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर शांति भागते हुए बाहर जाती है और आसपास के लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। शांति सबके आगे हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, पर उसकी कोई भी मदद नहीं करता और ये सब देख शांति फूट फूट कर रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपने बच्चों की मदद कैसे करे, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे जिससे वो अपने बच्चों का इलाज करवा सके। उसी समय शांति मंदिर में जाकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो आज मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? क्यों मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ दे रहे हो? कृपया करके मेरे बच्चों को ठीक कर दीजिए, मेरी मदद कीजिए। इतना कहकर शांति वहीं पर आंखें बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके सामने अचानक से मंदिर की देवी प्रकट हो जाती है और वो उससे कहती है, चुप हो जाओ शांति, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो, पर तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और इस समय तुम्हारे बच्चे भी बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। इसलिए ये लो, ये एक जादुई फ्रॉक है,
इसे पहनकर तुम जो कुछ भी मांगोगी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। लेकिन कभी भी इस जादुई फ्रॉक का कोई गलत इस्तेमाल मत करना, बल्कि इससे गरीब और लाचार लोगों की मदद करने की कोशिश करना। इतना सुनकर शांति वो फ्रॉक ले लेती है और देवी का धन्यवाद करके वहाँ से घर वापस आ जाती है और घर पर उस फ्रॉक को पहनकर अपने बच्चों को ठीक करने की इच्छा जाहिर करती है। हे मेरे जादुई फ्रॉक, तू मेरे बच्चों को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दो। शांति के इतना कहते ही उस फ्रॉक की रोशनी पूरे घर में फैल जाती है और उसके बच्चे पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और अपने बच्चों को ठीक देखकर शांति बहुत खुश हो जाती है। और उस दिन के बाद से शांति उस जादुई फ्रॉक की मदद से अपनी एक बड़ी सी दुकान खोलती है और उस फ्रॉक की मदद से वो गरीब और लाचार लोगों की मदद भी करती है। और ऐसी ही समय के साथ साथ शांति की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वो अपने बच्चों के साथ मिलकर एक हंसी खुशी जीवन जीने लगती। शिवानी की उम्र अब 21 साल की हो गई थी और उसके माता पिता को अब दिन रात उसकी शादी की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि शिवानी दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी और गरीब भी, इसलिए उससे कोई भी शादी नहीं करना चाहता था। और शिवानी का एक छोटा भाई था आयुष, जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ता था। और ऐसी ही एक दिन शिवानी के पिता महेश अपनी पत्नी उर्मिला से कहते हैं, उर्मिला, अब तो मुझे लगता है कि भगवान को किसी गरीब के घर बेटी को जन्म देना ही नहीं चाहिए। सही कह रही हो जी आप। आजकल के लोग लड़की के गुण, उसकी अच्छाइयाँ नहीं देखते, बल्कि उसकी ऊपरी सुंदरता और वो दहेज में अपने साथ क्या लेकर आ रही है, बस यही सब आजकल लोग देखते हैं। मुझे तो बस दिन रात अपनी बेटी की शादी की चिंता लगी रहती है कि कहीं उसके काले रंग और मेरी गरीबी की वजह से उसकी उम्र ना निकल जाए। महेश इतना कह ही रहा होता है कि उतने में वहाँ पर आयुष आ जाता है और वो अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेता है और कहता है, पिताजी, इसमें कहीं न कहीं आपकी भी गलती है। अगर आज आपने दीदी को आगे पढ़ने दिया होता तो शायद वो भी आज अपने पैरों पर खड़ी होती और फिर आपको उनके शादी के लिए यूं लोगों के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ता। आयुष चुप बिल्कुल। जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो यूं बीच में सलाह नहीं देनी चाहिए। और तुम्हें पता है, लड़कियां चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन आखिरकार उन्हें शादी करके दूसरे का घर ही तो संभालना है। तो फिर आप लोग इतना हाथ पर क्यों मार रहे हो? कर दो ना दीदी की शादी। अरे माँ, आजकल ऐसी सोच कौन रखता है? आपको पता है आजकल लोग अपनी पढ़ाई के जरिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। और मेरी दीदी तो पढ़ाई में मुझसे भी ज्यादा तेज थी, तो अगर आज आप लोगों ने उन्हें मौका दिया होता तो शायद वो भी आज अपनी जिंदगी में कुछ कर ली होती। आयुष, अब तुम अपनी बकवास बंद करो और जाकर अंदर अपने कपड़े बदल लो। इतना सुनकर आयुष गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी शिवानी उससे कहती है, आयुष, माता पिता से इस तरह से बात मत किया करो। वो हमारे बड़े हैं, तो वो जो हमारे बारे में सोचते हैं वो अच्छा ही होगा। क्या अच्छा सोचते हैं दीदी? अगर आज उन लोगों ने आपको आगे पढ़ने दिया होता तो आज आप भी अच्छी कंपनी में जॉब कर रही होती, फिर आपके लिए भी ना रिश्तों की लाइन लग जाती। अच्छा ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब तुम शांत हो जाओ और खाना खा लो। एक तो दीदी आप भी ना कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाती हो। अरे तो मैं किसके सामने अपनी आवाज उठाऊं? वो सब मेरे अपने ही तो हैं। इतना कहकर शिवानी आयुष को शांत करवा देती है और कुछ दिन बाद मेनका नाम की एक औरत एक रिश्ता लेकर शिवानी के घर आती है और कहती है, अरे शिवानी की माँ, मैं तेरी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता लाई हूँ। वैसे तो लड़के वाले बहुत ही ज्यादा अमीर है और उसके घर में कई नौकर चाकर भी है, तो तुम्हारी बेटी वहाँ पर राज करेगी, राज। मेनका बहन, लड़का क्या करता है? अरे शहर की बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है लड़का और अच्छा खासा कमा लेता है। अरे जब वो लोग इतने ज्यादा अमीर है तो वो मुझ जैसे गरीब की काली बेटी से शादी क्यों करना चाहेंगे? अरे क्योंकि उन लोगों को गांव की एक सीधी साधी लड़की चाहिए, उनको रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने उन लोगों को तुम्हारी बेटी के बारे में बताया था, तो मालकिन ने हाँ कर दिया। इसलिए अब तुम ज्यादा मत सोचो शिवानी की माँ, और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। इतना सुनकर उर्मिला और महेश इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं
और कुछ ही दिनों में राकेश के साथ शिवानी की शादी कर देते हैं और दहेज के नाम पर महेश से जितना कुछ बन पाता है वो शिवानी को छोटा मोटा सामान दे देता है। लेकिन आज वो इस बात से बहुत खुश था कि उसने अपनी बेटी की शादी इतने बड़े घर में की है जहां उसे कभी भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब शिवानी शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उसकी सास मीनाक्षी उससे कहती है, अरे इधर उधर क्या देख रही हो? आज तक तुमने कभी इतना बड़ा घर देखा भी है? नहीं मम्मी जी, सच में आपका घर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अरे तो तब भी तेरे बाप से इतना नहीं हुआ कि वो तुझे दहेज में कोई ढंग का सामान दे दे। अरे हमने तो वैसे भी कोई मांग नहीं की थी, लेकिन फिर भी तेरे बाप ने जो कुछ भी दिया है कम से कम ढंग का तो देता। अरे ऐसे सामान तो हमारे घर के नौकर तक यूज नहीं करते हैं जैसा तेरे बाप ने दिया है। उसी समय मीनाक्षी की बेटी कंचन भी वहाँ आ जाती है और वो कहती है, अरे माँ, मैंने सुना है कि ये जो गरीब घर की लड़कियाँ होती है ये खाना बड़ा अच्छा बनाती है। तो मेरी प्यारी भाभी जी, आप ऐसा करिए, आप हम लोगों के लिए फटाफट से खाना बना कर ले आइए। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बना कर ले आती हूँ। आप बस मुझे बता दीजिए रसोई कहाँ है। शिवानी को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है कि वो सब लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। इसलिए शिवानी चुपचाप रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाती है और कुछ ही देर में डाइनिंग टेबल पर सबको खाना परोस देती है। और खाना खाते ही राकेश कहता है, खाना तो तुम ठीक ठाक ही बना लेती हो, चलो अब नौकरों के हाथ का खाना नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, वैसे भी शिवानी तुम्हें पता है हमारे राकेश के लिए एक से एक बड़े घर के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं एक गरीब घर की लड़की लाऊंगी जो हमारे सामने कभी अपना सर न उठा सके। इसलिए तुम भी हमेशा अपनी औकात में रहना और मेरे सामने कभी भी अपनी आवाज ऊंची करने की मत सोचना। जी मम्मी जी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। कहने को तो शिवानी इतने बड़े घर की बहू थी, लेकिन उस घर में उसकी हालत सिर्फ एक नौकरों जैसी थी, क्योंकि हर छोटी छोटी बात और हर किसी की गलती पर मीनाक्षी और कंचन उसे हमेशा नीचा दिखाया करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे भाभी, आज मेरी कुछ फ्रेंड घर आ रही है, इसलिए आप ये वाले कपड़े पहनकर उनके सामने आना, क्योंकि मुझे आपके ये गरीबों वाले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। इसलिए आप मेरे फ्रेंडों के सामने मेरी इंसल्ट मत करवा देना। पर कंचन, मेरे इन कपड़ों में क्या खराबी है? अरे कौन से कपड़े? आप इन्हें कपड़े कहती हैं? अरे ऐसे कपड़ों के तो हमारे घर पोछे तक नहीं बनते और आप इसे कपड़े कह रही हो? अरे लगता है अभी तक आपको हमारे स्टैंडर्ड का पता नहीं चला। पता नहीं कौन सी घटिया मार्केट से आपके बाप ने आपको ये कपड़े खरीद कर दिए थे। कंचन इतना कह ही रही होती है कि उसी समय वहाँ पर आयुष आ जाता है और वो कंचन की सारी बातें सुन लेता है। अरे आप ये किस तरह से बात कर रही हो मेरी दीदी से? अरे आयुष, तुम कब आए? और छोड़ो इन बातों को, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर शिवानी आयुष को अपने कमरे में लेकर जाती है, जहां आयुष उससे कहता है, दीदी वो किस तरीके से बात कर रही थी आपसे और आप चुपचाप ये सब सुन रही हैं? इसका मतलब आप यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं हो। बताओ दीदी, और मुझे सब सच सच बताना। आयुष के इतना कहने पर शिवानी उसे सारी बातें बता देती है। तभी आयुष कहता है, इतने घटिया लोगों के साथ आप कैसे रह रही हो दीदी? अरे मुझे तो इन बड़े लोगों पर पहले ही विश्वास नहीं था, लेकिन मेरी सुनता कौन है? तुम परेशान मत हो आयुष, सब ठीक हो जाएगा। और इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और उसी बीच शिवानी एक बेटी को जन्म देती है। अरे पहले ही हम इस मनहूस को अपने घर उठा कर ले आए और अब इसने अपने ही जैसे एक मनहूस को जन्म दे दिया। अरे मुझे अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहिए था, लेकिन इस मनहूस ने एक बेटी को जन्म दे दिया है। इस तरह मीनाक्षी और राकेश शिवानी और उसकी बेटी को ताने देने लग जाते हैं और शिवानी उन लोगों की बातें सुन सुनकर मन ही मन कमजोर पड़ती जा रही थी। और उसी बीच आयुष अपनी बहन और उसकी बेटी के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आता है और अब आयुष एक वकालत की पढ़ाई करके वकील बन चुका होता है। दीदी क्या हुआ? आज आप इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? ये लोग तुम्हारा ख्याल नहीं रखते क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आयुष। तुम बताओ माँ बाबा कैसे हैं? उन लोगों ने तो मेरी शादी करने के बाद कभी मेरा ठीक से हाल चाल तक नहीं पूछा, जैसे कि मैं उन लोगों पर बोझ थी। क्या हुआ दीदी? आज आप मुझे सच में बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो।
सही कहा तुमने आयुष, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अरे इसमें मेरा क्या कसूर था कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुई, और अगर आज मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया होता तो मैं जरूर अपनी जिंदगी में कुछ कर लेती। इस तरह इस घर में एक गरीब बाप की बेटी की जिल्लत तो नहीं सह रही होती। अरे वो लोग तो चैन की नींद सो जाते ही होंगे, ये सोचकर कि बेटी को बड़े घर में ब्याह दिया, लेकिन वो बेटी खुश है या नहीं इससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आयुष अपनी बहन की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो अपनी बहन से कहता है, दीदी आप अभी मेरे साथ घर चलिए। जब इस घर के लोगों को आपकी कदर नहीं है तो आपका यहाँ रुकने का क्या फायदा। इतना कहकर आयुष अपनी बहन और उसकी बेटी को लेकर अपने घर आ जाता है और अपने माता पिता को सारी बातें बता देता है। तभी उर्मिला कहती है, ये क्या किया तुमने आयुष? लड़की की शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका सब कुछ होता है। अरे तो मैं क्या करता, उन्हें यहाँ चुपचाप रहने देता। अरे इसमें उनकी क्या गलती है कि वो आपके घर में पैदा हुई। इसलिए मेरी एक बात आज आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। दीदी अब यहीं रहेगी और अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी होगी और उनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। और इस तरह शिवानी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है और एक सरकारी स्कूल में टीचर की जॉब करने लगती है और अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। और इस तरह वो अपनी बेटी का भी एक बड़े से स्कूल में एडमिशन करवा देती है। और राखी के त्योहार वाले दिन वो आयुष को राखी बांधते हुए कहती है, आयुष मेरे भाई, सच में आज तुमने एक भाई होने का फर्ज अदा किया है और आज मुझे ये राखी बांधते हुए तुम पर सच में बहुत गर्व हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।